हेलो दोस्तों, एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविराज। देखिए दोस्तों, जितने भी छात्र 7 तारीख को एग्ज़ाम्स देने वाले हैं सोशल साइंस का, तो सभी छात्र इस वीडियो को पूरा अंत तक देख कर जाइएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में 40 वीवीआई ऐसे मस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सभी छात्र इस वीडियो को पूरा अंत तक देख कर जाइएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करेंगे, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर करते हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। तो देखिए यहाँ पे 4 गो ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, ये चारों ऑप्शन, ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ दोस्तों कि आप लोगों का जो मार्कशीट होगा, ठीक है, उसमें जो है आपको जो है इस तरीके से 4 जो है गोला दिया जाएगा। जो आपका ऑप्शन सही है, जैसे कि यहाँ पे जो है इसका आंसर तुर्की है, ठीक है, जो कि यहाँ पे यूरोप का मरीज जो है तुर्की है, तो आपको जो है ये पहला जो ऑप्शन है इसको पूरी तरह से एकदम कलर करना है, पूरी तरह से एक जरा से भी खाली नहीं छोड़ना है आपको पूरा। और ये है कि राउंड से बाहर आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है, और अच्छे से आप लोग जो है उसको कलर करेंगे। इसी तरह से आप लोगों को बनना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि मरियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी है और बार बार ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ये आपके मॉडल पेपर में भी पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, मरियान जो है किस देश की राष्ट्रवाद की प्रतीक था, तो वो फ्रांस देश का। ठीक है, अच्छे से इसको जो है आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एग्जाम्स नज़दीक है, तो आप इसको अच्छे से पहले जो है आप लोग पढ़ के जाइएगा। इससे कई सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। और साथ ही दोस्तों जितने भी मॉडल पेपर जैक बोर्ड की तरफ से जारी हुआ है उन सभी को आप लोगों को पढ़ के जाना है, क्योंकि इस बार जो है अधिकतर सवाल मॉडल पेपर से ही पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि इटली की स्थापना किसने की थी। तो इटली की स्थापना जो है ज्योतिषवी मतिस्नी ने की थी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में आप लोगों का दिया हुआ है। अगला है कि 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट था। तो देखिए उस समय जो है फ्रांस के जो है सम्राट यानी फ्रांस में जो शासक थे उसका नाम था लुईस 16वां, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में आप लोगों का दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर कि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बना। तो कब बना था ये आपको बताना है, उसका ईस्वी आपको बताना है। देखिए नेपोलियन बोनापार्ट जो है फ्रांस का सम्राट जो है कब बना था ये पूछा गया है। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा 1804 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि रॉयलेट एक्ट कब पारित हुआ। देखिए रॉयलेट एक्ट कब पारित हुआ, यानी कि कब जो है उसकी घोषणा कर दी गई। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप लोगों ने रॉयलेट एक्ट के बारे में पहले भी पढ़ा था, ठीक है, और मैंने आपको पहले भी बताया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 1919 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था। तो उस समिति का नाम था हंटर समिति, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में आप लोगों का दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि खिलाफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न हुई, यानी कि कब जो है उसका समाप्ति की गई। तो ये इसका आंसर आपको बताना है। देखिए 8 नंबर आप लोग जो है अच्छे से इसको याद कर लें, क्योंकि यहाँ तुर्की वाला जो है एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाला है। देखिए 8 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 1924 ईस्वी में। ठीक है, तुर्की समाप्ति तुर्की का जो संपन्न हुआ, ठीक है, तो वो जो हुआ था 1924 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है 4 ऑप्शन दिया गया है, और आपको अच्छे से समझना है कि साइमन कमीशन जब भारत पहुंचा था तो उस ईस्वी का नाम बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1928 ईस्वी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में आप लोगों का दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 10वां नंबर है। यहाँ पे पूछा गया है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए संसाधन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि स्वामित्व के आधार पर जो है, ठीक है, स्वामित्व के आधार पर जो है आप लोगों का जो होता है वो है 4 संसाधन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मृदा अपरदन का कारण है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो पूछा गया है मृदा अपरदन, तो यहाँ पे देखिए नदियों का बाढ़ आना नदियों में, और वनोन्मूलन, कृषि के गलत तरीकों से। तो देखिए इन सभी में से जो है क्या होता है, मृदा अपरदन होता है। तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मृदा अपरदन जो होता है ये उपयुक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। तो देखिए काली मिट्टी यानी कि काली मृदा पाया जाना ये जो है ये ऑप्शन नंबर 1 में है, जो कि गुजरात में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है। तो मरुस्थलीय जो मृदा है ये तो
सभी को पता है कि जहाँ पे सिर्फ बालू बालू ही होता है तो वो कहाँ होता है, राजस्थान में होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, राजस्थान। चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर की सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। देखिए दोस्तों सरोवर बांध के बारे में मैंने आपको बताया था, सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर बनाया गया था। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा, नर्मदा नदी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है। तो ये हो जाएगा, देखिए जरा समझिएगा 15 नंबर जो क्वेश्चन है जरा ध्यान से समझिएगा कि सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पर था, नर्मदा नदी पर, और ये किस राज्य में स्थित है, ये है गुजरात में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर कि प्रति वर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो ये हो जाएगा 133वां स्थान, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियां है। तो देखो भारतीय संविधान में अधिकारियों की जो सूची है वो है 3, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि बेल्जियम की सीमा किस देश के साथ लगती है। तो बेल्जियम की सीमा जो है न्यूजीलैंड, जर्मनी और फ्रांस तीनों में लगती है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के कितने अंग है। तो देखिए दोस्तों भारतीय संसद के जो अंग है वो है 3, जो कि ऑप्शन नंबर आपका भारतीय 3 होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। भारतीय संसद के अंग जो है 3 होते हैं, ठीक है, आप लोगों को मालूम ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संघात्मक शासन व्यवस्था में, देखिए ये क्वेश्चन में काफी बच्चे जो है कंफ्यूज हो गए हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है आप लोगों को अच्छे समझना है कि संघात्मक शासन व्यवस्था में ये 4 जो ऑप्शन दिया गया है इसमें जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। समस्त शक्ति संघ एवं उनकी विभिन्न इकाइयों के मध्य विभाजित होती है। इसको अच्छे से आप लोग जो है याद कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दुनिया के कितने देशों में संघात्मक शासन व्यवस्था है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दुनिया में जो है कितने ऐसे देश हैं जहां पर जो है संघात्मक शासन व्यवस्था होते हैं। तो ये है 30, ठीक है, सॉरी 30 नहीं होगा, यहाँ पे 25 होगा, ठीक है, क्योंकि देखिए 25 ऐसे देश हैं जहाँ पे जो है संघात्मक शासन व्यवस्था भी है, ठीक है, और भी कई सारे देश हैं जिसमें कि एकात्मक जो है शासन व्यवस्था है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 25 देश, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में बेल्जियम किस प्रकार की सरकार है। तो बेल्जियम जो है किस प्रकार की सरकार है ये आपको बताना है। तो बेल्जियम जो है ये संघात्मक शासन व्यवस्था है, ठीक है, संघात्मक सरकार है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश की सरकार एकात्मक है। तो ये तो सभी को पता है कि श्रीलंका जो है एकात्मक सरकार है और बाकी जितने भी है संघात्मक सरकार की है, ठीक है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन संघीय सूची का विषय नहीं है। तो ये हो जाएगा कानून और व्यवस्था। देखो विदेशी मामले, मुद्रा और बैंकिंग ये तीनों जो है, ठीक है, संघीय सूची में आता है, लेकिन कानून और व्यवस्था जो है संघीय सूची में नहीं आता है। इसलिए दोस्तों इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कानून व्यवस्था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं। देखिए नगर निगम के प्रमुख को जो है हम लोग मेयर कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछा गया है नगर निगम के प्रमुख को, यहाँ पे जो है आप देखिए नगर निगम के प्रमुख को क्या नहीं कहा जाता है, यहाँ पे नहीं छूट गया है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि नगर निगम के प्रमुख को क्या नहीं कहा जाता है। देखिए चेयरमैन जो है नहीं कहा जाता है। चेयरमैन क्या होता है कि वो जो सांसदीय रूप में चुना जाता है या कुछ उसको प्रस्ताव दिया जाता है तो वही चेयरमैन होता है। तो यहाँ पे नगर निगम के प्रमुख को क्या नहीं कहते हैं, चेयरमैन नहीं कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत की कितने प्रतिशत लोग रोजगार की दृष्टि से प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है। तो देखिए दोस्तों जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो इकोनॉमिक्स का सवाल यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में दिया गया है ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो आंसर जाएगा 61% हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में दिया हुआ है। 61% ऐसे लोग हैं जो कि रोजगार की दृष्टि से जो है प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए 28 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि जब एक काम पर आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे हो तो उसे क्या कहता है या उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए जब एक काम पर जो है एक से अधिक या आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगते हैं
तो उस रोजगार को हम लोग प्रछन्न बेरोजगारी कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में दिया हुआ है, प्रछन्न बेरोजगारी। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग याद कर लेंगे, ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि डैश क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं। देखिए, वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते वो कौन सी क्षेत्र में आते हैं, ये आप लोगों को पूछा गया है, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा तृतीय क्षेत्र। ठीक है, तृतीय क्षेत्र में जो है वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि कपास एक उत्पादन है, तो कपास एक क्या है, प्राकृतिक उत्पादन है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है किसी अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। देखिए, 31 नंबर का 3 नंबर हो जाएगा उद्यमों का स्वामित्व। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि वह गतिविधि जो स्वयं वस्तु का उत्पादन नहीं करती बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग देती है, क्षेत्रक में आती है, तो किस क्षेत्रक में आती है ये पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा तृतीय क्षेत्र। मैंने अभी जस्ट बताया कि तृतीय क्षेत्र में वस्तु का उत्पादन नहीं होता है, वस्तु का प्रयोग नहीं होता है, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो हो जाएगा, यहाँ पे आपको भरना है तृतीयक। ठीक है, यहाँ पे आपको टिक लगा देना, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में दिया हुआ है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष जो थे वो चित्तरंजन दास जी थे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में दिया हुआ है, चित्तरंजन दास। इसको अच्छे से आप लोग रिवीजन कर लेना। अगला क्वेश्चन है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। तो यंग यूरोप का जो संस्थापक थे, आप लोगों को पता ही होगा कि यंग यूरोप के बारे में, और मैंने आपको बताया भी था ऑफलाइन क्लास में, ऑनलाइन क्लास में, और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा गया है। ठीक है, तो मैंने इसको बताया भी है कि यंग यूरोप की जो संस्थापक थे वो कौन थे, उसका नाम आप लोगों को पूछा गया है, वो आपको बताना है। तो देखिए, यंग यूरोप की संस्थापक थे मेजिनी। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि मीठे जल की सबसे ऊंची झील का क्या नाम है। तो मीठे जल की सबसे ऊंची झील का नाम है टिटिकाका, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व के कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 96.5%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार शक्तियों को सौंपी गई है। तो किसको सौंपी गई है, इसको सौंपी गई संघीय शासन संसद को। देखिए, राष्ट्रपति, राज्य भवन मंडल और राज्यपाल, इन तीनों को जो है नहीं दिया जाता है उसका पदभार, तो लेकिन इसकी जो शक्तियां है उसको सिर्फ संघीय संसद को दी जाती है। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाओं को रखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 22 भाषाओं को। ठीक है, जो कि इसको अच्छे से आप लोग याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है। तो ये तो काफी इजीली क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा यूनान, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में दिया हुआ है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कितने जिलों में लागू किया गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो है 200 जिलों में लागू किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में आप लोगों का दिया गया है। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसी से हटकर जो है एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम जो है कब लागू की गई थी या कब इसकी पारिता की गई थी। तो आपको याद रखना है 2005 ईस्वी में। 2005 ईस्वी में इसी का जो है दूसरा नाम मनरेगा के नाम से जाना जाता है। और इसको आप लोगों को जो है अच्छे से जो है रिवीजन कर लेना है, अच्छे से आप लोगों को याद कर लेना है। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है, तभी आपको जो है एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा जो है मदद मिलेगा। और दोस्तों, आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों को मिल सके।